कैन हियर यू। अच्छा, मुझे ना कोई डायरेक्ट मैसेज दिया करे। अच्छा सर, हमने लास्ट क्लास में सिर्फ 2 बेसिक सी बातें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सर हमारा टैक्स जो है वो ज्यादा बन रहा है, लेकिन हम दे कम रहे हैं, तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक कर लेते हैं। और सर जब हमारा टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इसका मतलब हमने औकात से ज्यादा टैक्स दे दिया है, जो हमें आगे जाके काम आएगा, तो हम उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेते हैं। याद आ रहा है? अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं सर आज एक छोटा सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और इसके बाद फिर हमने सर थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। ठीक है, तैयार हो? तो जी मिलियंस की ट्रांजैक्शंस कहाँ होगी यार इस ईमेल के ऊपर, तो कभी जिंदगी में मैं ऐसे ट्रांजैक्शन ना रखूं कि जिसमें मिलियंस का मामला हो। अच्छा सर, 2 मिनट अच्छे तरीके से एक चीज सुनने की कोशिश कीजिएगा सर। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। सर मेरा एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है सर 2.5 लाख का। मुझे तो इस 2.5 लाख में क्या क्या शामिल है? अकाउंटिंग के सारे इनकम और अकाउंटिंग के सारे एक्सपेंसेस शामिल, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपसे एग्जामिनर कहता है भैया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 1 लाख का, और टैक्स डेप्रिसिएशन है सर 1.5 लाख की। मुझे बताएं इस प्रॉफिट में से कौन सा डेप्रिसिएशन लेस हुआ हुआ? 1 लाख का लेस हुआ हुआ, तो मैं क्या करूं इसमें? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, कितना जी? 1 लाख, और यहां से क्या माइनस कर दें? टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का जी? 1.5 लाख। अच्छा अब लॉजिकली ना 2 मिनट के लिए एक चीज सोचो, मेरे पास अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन 1 लाख है, इसका मतलब अकाउंटिंग का प्रॉफिट 1 लाख नीचे आया, और टैक्स का डेप्रिसिएशन जो है वो 1.5 लाख है, तो टैक्स का डिडक्शन की वजह से टैक्स का प्रॉफिट 1.5 लाख नीचे आया। किसका प्रॉफिट कम है? टैक्स का कम है। और अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज्यादा होगा, डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस है, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक करनी है हमने। तो सर मैं इस डिफरेंस के ऊपर क्या बुक कर लूं? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी कितने से? 50,000 मल्टीप्लाई बाय से 30% का रेट है हमारे पास, कितना जी? 15,000 रुपए, ऐसा। फिर सर एक स्टेप में अगर और आगे जाऊं, सर मेरे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम है 1.5 लाख रुपए की। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। हमने इसमें से रिसीव सिर्फ 1.20 की है। रेंटल इनकम कितने की है? 1.5 लाख की। रिसीव कितने की है? 1.20। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें क्या शामिल है, इसमें सर पूरे 1.5 लाख शामिल है, जबकि शामिल कितना होना चाहिए? इसका मतलब है ज्यादा कितना शामिल हो चुका है? 30,000। तो मुझे क्या करना है? इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ऐसा। कितना भैया? 30,000 रुपए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सिर्फ इस 30,000 को फोकस करो। ये अकाउंटिंग की नजर में इनकम है, हाँ है, लेकिन टैक्स वाले की नजर में इनकम, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, टैक्स का प्रॉफिट, अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, डिफरेंस टैक्स टैक्सेबल और सर डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी कितने से? 9,000 रुपए, ऐसा। ऐसे ही सीखे हमने कुछ सर। फिर सर गौर सुनना, मैं कहता हूं जनाब मैंने एम्प्लॉइज के लिए एक ग्रेचुटी फंड बनाया। व्हाट इज मींट बाय ग्रेचुटी फंड? देखो जब एक एम्प्लॉय काम करता है ना आपके पास, तो आप उसको कुछ सैलरी हाजिर में दे देते हो, कुछ सैलरी आप उसको देते हो बहुत बाद में, लेकिन उसके लिए काम उसने आज ही कर लिया। सैलरी दोगे कब? बाद में दोगे। तो क्या करते हो आप? उसका प्रोविजन बना देते हो। क्या करते हो?
प्रोविजन इसलिए बनाते हो, आप कहते हो भाई इस बंदे ने काम तो आज कर दिया है, पैसे मैंने देर से देने, तो मैं क्या कर लूं, प्रोविजन बना लूं। अगर काम भी वो मुस्तकबिल में करे, पैसे भी मुस्तकबिल के हो, तो प्रोविजन बनाना अलाउड नहीं है। तो ग्रेचुइटी का प्रोविजन किस काम के अगेंस्ट बनता है, जो उसने आज किया होता है। ऐसा तो मैं कहता हूं जी आज काम किया, मैंने उसको 100 रुपए देने थे, 90 हाथ में दे दिए, 10 रुपए बाद में दूंगा, ठीक है जी, तो मैं 10 रुपए का क्या बना लेता हूँ, प्रोविजन। FBR कहते हैं नहीं, ये जो 90 तुमने पे किया ना, ये तो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर दूंगा, ये जो 10 का तुमने प्रोविजन बनाया ना, इसको अलाउ नहीं करूंगा। इसको कब अलाउ करूंगा, जब पेमेंट करोगे, ठीक है, जब तक पे नहीं करोगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब सुनना जरा गौर से, मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में आपको कहता है जी ग्रेचुइटी एक्सपेंस 60,000 का, एग्जाम में कहता है जी ग्रेचुइटी पेड से 50,000 रुपए की। अब बताएं इसमें से कौन सा अमाउंट लेस हुआ है 2.5 लाख में से, पूरे 60 लेस हुए हैं, जबकि हम कहते हैं लेस सिर्फ 50 होने चाहिए थे, 10 क्या होने चाहिए, एड बैक होने चाहिए। तो ग्रेचुइटी प्रोविजन कितने का, 10,000 रुपए का। ये अकाउंटिंग की नजर में एक्सपेंस है, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, और ये टैक्स वाले की नजर में एक्सपेंस नहीं है, तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा। टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, तो कौन सा डिफरेंस, डिडक्टेबल डिफरेंस। सर कितने का, सर इस पे डेफर्ड टैक्स इनकम आनी चाहिए कितने की, 3,000 रुपए की। ऐसा है, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें मैं करा रहा हूँ। अब बताओ सर, मैं आज ना 5 केसेस आपके सामने रखूंगा, 5 स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ इनकम्स, ठीक है जी, आपने उसको जरा ध्यान से देखना है। ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कल जो हमने चीजें कवर की थी। मुझे बताओ अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो क्या आ रहा है, कितना, 2,30,000। अच्छा मेरा एक सवाल है बड़ा बेसिक सा, इधर जितनी चीजें ऐड या लेस हुई हैं, सब पे आपने डेफर्ड टैक्स बुक किया, ऐसा है, कोई चीज छोड़ी तो नहीं है ना। अच्छा ये 180 है, अब बताओ 180 पे कितने रुपए का टैक्स बनेगा, कितना जी। और सर ये जो आपने ऐड लेस किए टोटल, इस पे कितना टैक्स बन रहा है, 21,000। ऐसा, इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इसको क्या नाम दे रहा हूं, करंट टैक्स एक्सपेंस। तो इसका मतलब है सर ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और करंट टैक्स एक्सपेंस मिला के सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी, 2.5 लाख इंटू कितना, 75,000 के 2 हिस्से, एक तो करंट टैक्स कितने का जी 54, और डेफर्ड टैक्स कितने का। मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल है, ये दोनों मैच क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि सर आपने 2.5 लाख में से जो चीजें हटाई और मिलाई, उस पर तो बुक कर लिया डेफर्ड टैक्स, जो बाकी बच गया उस पर बुक कर लिया करंट टैक्स। तो सीधी सी बात है सर, ऊपर वाली 2.5 लाख रुपए पे जो टैक्स बनता है, नीचे वाले दोनों को ऐड कर दूं तो बराबर आना चाहिए। ऐसा है, क्योंकि आपने डिफरेंसेस के ऊपर चार्ज कर दिया क्या, डेफर्ड टैक्स, और सर जो डिफरेंसेस के बाद अमाउंट बच गई उस पर आपने क्या चार्ज कर दिया, करंट टैक्स। तो सर उसूलन ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है जो चीजें एडजस्ट होगी उस पर लाजमी डेफर्ड टैक्स बुक होगा, ऐसा, सिवाय सिवाय परमानेंट डिफरेंसेस के। किसके, सिवाय परमानेंट डिफरेंसेस के। ऐसा, ये कॉपी करो और अपने पर हेडिंग डालो परमानेंट डिफरेंसेस, ठीक है। अब बताओ आइंदा के बाद जो चीज यहां एड लेस करोगे, दिमाग में रहना चाहिए कि उस पर क्या बुक करना है, डेफर्ड टैक्स। और मैं आपको ऑनेस्ट, चलो जी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ बात नहीं की, चलो जी आने दो पहले वहां से। सर आगे आगे आगे, बिल्कुल सर, अपने पास आपने हेडिंग डाली है जनाब, ये नोट है, अभी आगे मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाने पूरे से, ठीक है। याद रखना बेटा, एग्जाम में आपने सारा काम भी कर दिया ना, लेकिन वो अल्टीमेट डिस्क्लोजर नहीं बनाया ना, तो 2-3 नंबर घटेंगे, दिमाग में रखना। डिस्क्लोजर का फॉर्मेट दिमाग में रखना, ठीक है जी। नहीं अभी मैंने बनवाया नहीं है, ये तो अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इसको आपने टैली करना है। डिस्क्लोजर का फॉर्मेट अभी बनवाऊंगा, पहले हम जरा ग्राउंड तैयार कर ले। अच्छा जी सुने मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ बोर्ड पे देखो, गौर से सुनना। सर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, गौर से सुनो, 2.5 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी इस 2.5 लाख रुपए में एक कैपिटल गेन शामिल है। क्या शामिल है, कैपिटल गेन है 10,000 रुपए का। मैंने 5 साल एक कंपनी के शेयर्स अपने पास रखे, फिर बेच दिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी जो बंदा 5 साल शेयर्स रखता है अपने पास, उस पर हम टैक्स क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो इस पे आपने जो कमाया माफ है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो 10,000 रुपए कमाए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इस पर हम टैक्स नहीं लगा रहे।
मैंने कहा सर वो कल लगाएंगे आप? उसने कहा कल भी नहीं लगाऊंगा, परसों भी नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। अब बताओ मेरी इस इनकम में एक ऐसी इनकम भी शामिल है जिसपे एफबीआर कभी भी टैक्स नहीं लगाएगा, क्या करूं उसको? यहां से माइनस कर दें। सर डेफर टैक्स लगा दूं उस पे? सर डेफर टैक्स क्यों लगाते हो पता है? कि आज नहीं लगा रहा टैक्स तो एफबीआर कल लगा देगा। सर ये तो कभी भी नहीं लगाएगा ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 240। सर 240 पे 30% के हिसाब से मैं करंट टैक्स तो पे कर दूंगा, कितने का? कितना? 70। अच्छा डेफर टैक्स है ही नहीं सवाल में कुछ, जीरो। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे रिकंसिलिएशन बनाते हुए अब कि जी टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो मैं कहूंगा जी अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 2.5 लाख का है, इस पर टैक्स बनता है कितने का? 75,000 का। जबकि मेरे पास करंट टैक्स कितना है? 72। और डेफर टैक्स कितना है ही नहीं सर वो। तो सर मेरे पास तो ये टैली नहीं हो रहे हैं। अब क्या करूं सर? याद रखना इस टैक्स में एग्जेम्प्ट इनकम पे भी टैक्स शामिल है, तो रिकंसिलिएशन तो आउट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट इनकम पे ना करंट टैक्स बुक हुआ ना डेफर टैक्स बुक हुआ। अगर एग्जेम्प्ट इनकम पे करंट या डेफर टैक्स बुक होता तो नीचे आ जाता हो, ठीक है जी, इधर आ जाता। इधर अगर करंट टैक्स बुक करता तो करंट टैक्स में आ जाता, डेफर्ड बुक करता तो डेफर्ड में आ जाता, रिकंसिलिएशन आउट नहीं होती। लेकिन सर एग्जेम्प्ट इनकम पे ना तो आपने करंट टैक्स बुक किया ना डेफर्ड टैक्स बुक किया, तो उसका मतलब है सर रिकंसिलिएशन तो आउट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम कितने का? 3,000 रुपए का टैक्स है सर, ये काट दें सर, कितना रह गया? 72। ऐसा इस रिकंसिलिएशन में ऊपर के पार्ट में 7 से 8 आइटम ऐड या लेस होंगे। कितने? अब आपने आज सिर्फ पहला पढ़ा है, क्या चीज? एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में जो भी टैक्स होगा उसको हम क्या करेंगे? अब बताओ सर, इस टेबल के अंदर जितनी चीजें ऐड लेस होंगी, या तो उस पर डेफर्ड टैक्स बुक होगा या वो रिकॉन में जाएंगी, या उस पर डेफर्ड टैक्स बुक होगा या वो रिकॉन में जाएंगी। अगर डेफर्ड टैक्स बुक हो गया तो रिकॉन में डालने की जरूरत नहीं है, और अगर डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया इसका मतलब है तुमने तो करंट टैक्स भी बुक नहीं किया, डेफर्ड टैक्स भी बुक नहीं किया। अब ये कहां जाएंगी? अब ये तुम्हारे पास एक कंट्रोल है, ठीक है जी, कि जो चीज यहां ऐड लेस हो रही है उसका इंपैक्ट या तो डेफर्ड टैक्स में जाएगा या रिकॉन में जाएगा। अगर इन दोनों में से कई जगह पे आप नहीं लेके गए ना तो आपकी रिकंसिलिएशन आउट हो जाएगी। अगर आपकी रिकंसिलिएशन टा है ना, इसका मतलब आपने सवाल सही किया। ये कंट्रोल याद रहेगा क्या चीज? बस ये सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि करंट और डेफर्ड टैक्स का जो टोटल आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब बताएं जी, जितने जितने एग्जेम्प्ट इनकम्स हैं उस पर जो टैक्स बनेगा वो एडजस्ट हो जाएगा यहां से, पक्का। हमने एक चीज पढ़ ली, इधर 8 आइटम्स आएंगे, पक्का। बड़े आगे दोस्त, नहीं 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 नहीं, 8 आइटम्स आएंगे। अभी इधर परमानेंट डिफरेंसेस में ऐसी चीज आएगी जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे, फिर यहाँ ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे जिसको डबल अलाउ करेगा एफबीआर, डबल भी अलाउ करेगा, कहेगा जितना डोनेशन दो डबल एक्सपेंस क्लेम कर लो, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो है वो और बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, 8 आइटम्स आएंगे इधर, ठीक है जी। चलो जी, बढ़े आगे हम दोस्त। एग्जाम इनकम डन। बड़े मेरे बच्चों, आपके जो हाजिर अटेम्प्ट में डेफर टैक्स पूछता है ना, वो सीए फाइनल के 3 साल पुराने सवालों से ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। जो आपके कैफ में वो डेफर टैक्स पूछता है ना, वो सीए फाइनल के 3 साल पुराने सवालों से ज्यादा मुश्किल है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। बढ़े आगे हम दोस्त, बढ़ जाए। अच्छा जी, एग्जेम्प्ट इनकम के बाद मेरे बच्चों मैं एक छोटी सी चीज देखने जा रहा हूँ, वो है डिसअलाउड एक्सपेंसेस।
प्यारे भाई गौर से देखना एक चीज, गौर से देखना अच्छे तरीके से। सर मुझे एक चीज बताएं, हमारे आज की सेकंड जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। मुझे बताएं, अगेन मैं आपसे शुरू करूंगा सर। मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक डोनेशन शामिल है। डोनेशन शामिल है, डोनेशन शामिल है सर 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की डोनेशन शामिल है। ये डोनेशन मैंने अपनी बीवी को दी है। ये डोनेशन हमने अपनी बेगम को दी है, खत्म। तब यार कह रहे हैं ये कौन सी डोनेशन है कि तुमने अपनी बेगम को दिया। हमने कहा भाई हमें लगा बेगम गरीब है, हमने दे दिया उसको पैसे। ठीक है जी। तब यार कह रहे हैं यार ये तो बगैरती हैं यार, ये तो कल फिर आप जो है वो सारा कंपनी का प्रॉफिट उठा के दोनों बेगमान में बांट दोगे, आप कहोगे डोनेशन है ये। तो ये इस तरह की डोनेशन थोड़ी होती है भाई, इसको एड बैक करो वापस, ये एक्सपेंस थोड़ी है। मैंने कहा भाई हमारे अकाउंटिंग में तो लिखा है जो डोनेशन है वो एक्सपेंस है, तो हमने तो डोनेशन दिया है। एफबीआर ने कहा होगा तुम्हारे अकाउंटिंग के अंदर, मैं इसको एक्सपेंस नहीं मानता। एफबीआर किन ऑर्गेनाइजेशंस की डोनेशन को एक्सेप्ट करता है? जो रजिस्टर्ड हो किसके पास जी, पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, पीपीओ के पास। ठीक है जी, पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको एनजीओ उसके पास रजिस्टर करानी पड़ती है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द क्वालिफाइड एनजीओ। उसी में आपका जो है वो डोनेशन अलाउड होता है, अदरवाइज डोनेशन अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, अब दोबारा सुन लो, ये 13 स्केड्यूल में जो वो दिया हुआ है ना आपको, उसके बावजूद पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा याद रखना, इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डायरेक्ट डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनके और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद वो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, वो आपके कंपनीज ऑर्डिनेंस में कवर होती है। लेकिन जो बंदा ये कहता है कि जी मैं अस्पताल बनाऊंगा, हिजड़ों को तालीम दूंगा, ठीक है जी, तो वो क्या करता है? वो आपको पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या करता है, रजिस्टर करवाता है, तो जाके उसके लिए डोनेशन का जो है वो टैक्स अलाउ हो जाता है। 13 स्केड्यूल है एनपीओस के लिए। ठीक है जी, ये सिर्फ एनपीओस नहीं है, एनजीओस हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, देखो एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में फर्क है। ठीक है जी, तो पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट में वो आते हैं जो वाकई फिलैंथ्रोपिस्ट एफर्ट के लिए बनाए जाते हैं, उससे सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, अदरवाइज टैक्स वाला आपको उसका डोनेशन एग्जेम्प्ट, अच्छा उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, जो आप उसको दे रहे हो ना उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, और आपका दिया हुआ पैसा वो एक्सपेंस के तौर पे भी अलाउ हो जाता है, और बाज़ औक़ात पाकिस्तान में डोनेशन का टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको। ठीक है जी, डोनेशन का टैक्स क्रेडिट है शायद आपके पास सेक्शन 63 64 में, ऐसा। अच्छा जी, अब एक बात बताओ सर, एफबीआर नहीं मान रहा इसको, अरे ये कौन सा डोनेशन? हमने कहा भाई गरीब है, हमने दे दिया। उसने कहा नहीं गरीब नहीं। अब क्या करें इसको, हम क्या करें सर? एड बैक करें। अब एड बैक करूं तो सर मुझे टैक्स देना पड़ेगा किस पे? 290 पे। अब मैंने 290 पे टैक्स दे दिया, ज्यादा कितना? कितना? 287। अब बताएं जी, हमारा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 2.5 लाख इंटू 30 कितना? 75,000, ऐसा। और मेरे पास सर करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का? 87। और मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितने का? नील। कितना आ गया सर ये? अब बोर्ड पे देखो, ये टाई नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि सर इस 75 में, गौर तो सुनना, बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, इस 75 में सारी इनकम पे टैक्स भी शामिल है, सारे एक्सपेंसेस पे रिलीफ भी शामिल है। इसमें सारी इनकम का टैक्स लिया हमने, उसमें से माइनस कर दिया सारे एक्सपेंसेस का रिलीफ। अब एक एक्सपेंस को एफबीआर नहीं मान रहा, तो उसका रिलीफ माइनस करना अलाउड नहीं है, क्या करें उसको? एड बैक करें। तो क्या मैं कह सकता हूं जनाब, डिडक्शन ऑन डिसअलाउड एक्सपेंसेस कितना जी? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30% 12,000। अब सुनो, अब लोगों ने रट्टा मार लिया, एग्जेम्प्ट इनकम पे जो होगा ना माइनस होगा, और डोनेशन वाले जो ऐसा एक्सपेंस वाला आएगा ना वो ऐड होगा। अब एग्जामिनर ने कहा मैं बड़ी जबरदस्त काम कर दी, एग्जामिनर ने कहा डोनेशन पे 2 दफा एक्सपेंस अलाउड है। एक डोनेशन पे किया ना, एक्सपेंस कितनी दफा चार्ज कर लो? 2 दफा। तो इसका मतलब है डोनेशन अकाउंटिंग में तो 1 दफा चार्ज हो रहा होगा, और अकाउंटिंग टैक्स के प्रॉफिट में से कितनी दफा लेस करना है? 2 दफा लेस करना है, ऐसा है। तो करंट टैक्स उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो रिकंसिलिएशन में ऊपर क्या होगा?
माइनस होगा। अभी हम अगला अगला केस हमने उसी का देखना है। तो जो रट्टा मार के जाएगा ना कि डोनेशन वाला ऐड होता है और एग्जेम्प्ट इनकम वाला लेस होता है, तो आंखें खोल के काम करना, ऐसे नहीं सोचना। कल वो कहेगा एग्जेम्प्ट इनकम में 2 दफा माइनस कर लो, ठीक है जी, कुछ ऐसा कर सकता हो। तो दिमाग में रखना भाई, आपने लॉजिकली सोचना है। इस 75,000 में सारे इनकम पे टैक्स शामिल है और सारे एक्सपेंसेस पे रिलीफ माइनस हुआ है। एक एक्सपेंस को एफबीआर नहीं मान रहा, उस पर क्या करो? उस रिलीफ को एड बैक कर दो सर। और अगर सर एक एग्जेम्प्ट इनकम को एफबीआर नहीं मानेगा तो हटा देना, माइनस कर देना इसमें। पक्का जी? बड़े माँ के दोस्त, शाबाश। लेता हूँ सर। अच्छा, हमारे पास में बेड डेट्स भी। चलो फिर एक छोटी सी चीज और भी पढ़ लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते। एक बात बताओ, जो सेल्स होती है कंपनी की, वो एक ऐसी इनकम है जिसको एफबीआर टैक्स करेगा। सेल्स, ऐसा है? सेल्स को किस बेसिस पे एफबीआर टैक्स करता है? अक्रूवल या कैश? सेल्स को हमेशा अक्रूवल बेसिस पे एफबीआर टैक्स करता है, चाहे उसके अगेंस्ट कैश मिला हो या ना मिला हो। अब अज्यूम करो सर मैंने सेल्स की है, मैंने एंट्री पास की, कैश डेबिट 90, रिसीवेबल डेबिट कितने से? 10, सेल्स क्रेडिट कितने से? तो एफबीआर ने मुझसे सर 100 रुपए पे टैक्स काट लिया। कितने का सर? 30 रुपए का टैक्स काट लिया एफबीआर, पूरे 100 रुपए पे। अच्छा, मैं घर गया, मैंने कहा यार मुझे तो मिले 90 हैं यार, इस हरामखोर ने पूरे पे टैक्स काट लिया। वैसे तो कहता है कैश पे टैक्स काटता हूं, लेकिन इस पे अक्रूवल पे काट लिया। अब इस 10 रुपए के मैं इंतजार पे हूं और मैं खुश हूं, ये 10 रुपए जब मिलेंगे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? ऑलरेडी सर इनकम में शामिल है ऐसा। अब बंदा ही नहीं हाथ आ रहा, जिससे सेल्स गुड्स नहीं, बंदा ही हाथ नहीं आ रहा, घूम घूम के थक गए। अब हम गए एफबीआर के पास, हमने कहा वो 10 रुपया तो वो लेके भाग गया भाई, तो पिशावर शावर भाग गया, तो भी है ही नहीं कुछ 10 रुपए। तो एफबीआर ने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई तुमने 10 रुपए पे टैक्स काटा है, वो टैक्स मुझे वापस करो, क्योंकि 10 रुपए तो मिले ही नहीं। ऐसा है कि नहीं है? तो सर जब बेड डेट्स पे आप एक्सपेंस क्लेम करने जाते हो ना, या बेड डेट्स को आप एज एन एक्सपेंस काउंट करवाने जाते हो, तो एफबीआर ये कहता है कि क्या ये पहले से इनकम में शामिल था। इसका मतलब क्या है? आप ये टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ो ना, उसमें लिखा है कि बेड डेट्स जब अलाउ होगा व्हेन इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इनकम। इनकम में इंक्लूडेड का मतलब इस पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, इस 90 पे भी दे चुके हो और 10 रुपए भी दे चुके हो। अब आप एफबीआर के पास जा रहे हो, एफबीआर को कह रहे हैं मुझे डिडक्शन नहीं चाहिए, वो जो मैंने टैक्स दिया वो मुझे वापस करो। ऐसा? तो आप बताओ सर, मैं एफबीआर के पास जाके कहता हूं कि मुझे बेड डेट एज एन एक्सपेंस अलाउ करो। अगर एज एन एक्सपेंस तुम अलाउ करोगे, इससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी मैं बेड डेट्स के अमाउंट के ऊपर टैक्स दे चुका हूं वो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा है? तो बताओ आप टेक्निकली बेड डेट्स को एज एन एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे होते हो या एज अ रिवर्सल ऑफ इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हो? टेक्निकली एज अ रिवर्सल ऑफ इनकम में लेके जा रहा हूं। लेकिन एफबीआर कहता है मेरे पास जब आना जब ये श्योर शॉर्ट बैड हो चुका हो, ये प्रोविजन वोजन में नहीं आना मेरे पास। जब 100% तुम कंफर्म हो जाओ ना कि बैड हो गया है, तो आना मेरे पास। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनना। मैं एफबीआर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा जी एक 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 बेड डेट्स राइट ऑफ कर रहा हूं, मैं हटा रहा हूं अपनी बुक से, तो एफबीआर क्या करेगा? आप उस पर टैक्स रिलीफ दे देगा। रिलीफ का मतलब जो ऑलरेडी टैक्स काटा है उसको क्या करेगा? वो अलाउ कर देगा। तो याद रखना, सेल्स हमेशा अक्रूवल पे टैक्स होती है। ठीक है जी? किस पे टैक्स होती है? अक्रूवल पे। हम कैश पे सेल्स के अगेंस्ट टैक्स पे नहीं करते हैं। ठीक है जी? बाकी इनकम को एफबीआर देख के टैक्स करता है, लेकिन सेल्स और परचेजेस दो ऐसी चीजें जो किस पे टैक्स होती है? याद रखना, आगे मैं पूछूंगा परचेजेस के बारे में। सेल्स और परचेजेस दो ऐसी अमाउंट है जो हमेशा अक्रूवल पे टैक्स होती है। अच्छा, अब सुनना दरअसल, इसको लिखना तुम लोगों ने, क्या लिख लो पहले शाबाश जी। चलो जी, अब बताओ सर, यहां तक मामला समझ आया? अच्छा, अब एक चीज और सुनो दोस्त, गौर से सुनना मेरे बच्चों। ये चीज ना भेजे में बिठा लो, इस चीज में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। मुझे बताओ सर, मैंने एक एक्सपेंस बुक किया, बेडेड एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी? गौर से सुनना सर, मैंने एक बेडेड एक्सपेंस बुक किया 50 रुपए का, और मैंने क्रेडिट किया प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ठीक है जी? कितने से? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सर मैंने एक्सपेक्ट किया कि 50 रुपए बैड हो जाएंगे, ऐसा? अच्छा, साल के एंड में पता चला कि बैड एक्सपेंस सिर्फ 30 रुपए हुए, तो बताओ मैं क्या करूंगा?
जी, मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं दोबारा बैडेड एक्सपेंस बुक करूंगा, गौर से सुनना, मैं दोबारा बैडेड एक्सपेंस बुक करूंगा, कितने का, 30 रुपए का, ऐसा। और मैं क्या करूंगा सर, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट कर दूंगा, कितने से, 30 से। अब और सुनो, 30 बैड हो गया, अब डबल एक्सपेंस बुक कर दिया आपने, 50 का पहले भी बुक किया, 30 का और बुक कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। अब बताओ साल के एंड पे कितने पे हम नजर आ रहे हैं, 80 रुपए पे हम नजर आ रहे हैं, ऐसा है। फिर हमें नजर आया कि यार हमें जो प्रोविजन हमारे पास बैलेंस आ रहा था ना 50 का, उसमें से 30 बैड हुआ है, तो मुझे बाकी का क्या कर देना चाहिए, बाकी का पूरा रिवर्स कर देना चाहिए, अज्यूमिंग के साल के एंड में कोई रिसीवेबल नहीं बचा। क्योंकि साल के एंड में अगर कोई रिसीवेबल बचा हुआ तो मुझे एक अप्रोप्रिएट प्रोविजन उसके अगेंस्ट रखना पड़ेगा। तो सर मैं अज्यूम कर रहा हूं साल के एंड पे प्रोविजन, साल के एंड पे रिसीवेबल खत्म, तो प्रोविजन डेबिट कितने से, 50 से, और बैडेड एक्सपेंस क्रेडिट कितने से। अब सुनो सुनो सुनो, अच्छे तरीके से दिमाग में एक चीज बिठाना, मैं हमेशा प्रोविजन बनाने के लिए एक्सपेंस बुक करूंगा, जब राइट ऑफ होगा तब भी एक्सपेंस बुक करूंगा, और फिर मैं अप्रोप्रिएटली प्रोविजन को क्या कर दिया करूंगा, एडजस्ट कर दिया करूंगा। प्रोविजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिमेनिंग रिसीवेबल के एक्सपेक्टेड लॉसेस को, किसको, रिमेनिंग रिसीवेबल के एक्सपेक्टेड लॉसेस को प्रोविजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो एक्चुअल लॉसेस होंगे वो राइट ऑफ में आ रहे होंगे, तो सर हम राइट ऑफ बुक करेंगे एक तरफ अलग, बिल्कुल, और प्रोविजन को हम क्या किया करेंगे, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को देख के एडजस्ट किया करेंगे। मैं एक्सपेंस बैड डेट्स राइट ऑफ को अलग रखूंगा और प्रोविजन को बिल्कुल अलग रखूंगा, ऐसा है। अब बताओ कोई आपसे पूछे कि पूरे साल में बैड डेट का एक्सपेंस कितना है, तो मैं कहूंगा 50, मैं कहूंगा 30, 80 माइनस 50 कितने, 30 रुपए। ये बात समझ आती है। अब लिखना नहीं कोई भी, लिखना नहीं कोई भी, बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं अपने पास एक एंट्री पास करता हूं, मैंने 2001 में बिजनेस शुरू किया, मैंने एंट्री पास की सर पहली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 100 रुपए से, सेल्स क्रेडिट कितने से, 100 रुपए से। पहले साल के एंड में कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि इसमें से अमाउंट बैड हो जाएगी, 10 रुपए की अमाउंट बैड हो जाएगी, तो मैंने पहले साल ही एंट्री पास की, कितने की, बैडेड एक्सपेंस डेबिट कितने से, 10 से, प्रोविजन क्रेडिट कितने से, डन हो गया, पहला साल खत्म। पहले साल में बैडेड एक्सपेंस कितना बुक हुआ, 10 का, और ये सारा का सारा प्रोविजनल एक्सपेंस है, इसमें कोई राइट ऑफ नहीं हुआ। सर हम पहुंचते हैं किस साल में, 2002 में। इसमें होते हैं बहुत सारे काम। 2002 में हम मजीद सेल्स करते हैं सर, एंट्री पास करता हूं मैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 200 रुपए से, सेल्स क्रेडिट कितने से, 200 रुपए से, पक्का। इस 100 रुपए में से, इस 100 रुपए में से सर 92 रुपीज रिसीव हो जाता है, मैं एंट्री पास करता हूं, कैश डेबिट कितने से, 92, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 92। फिर मुझे पता चलता है कि जो बाकी 8 रुपए रिसीव करने ना वो नहीं मिलेंगे। अब देखो नहीं मिलेंगे तो क्या करना है मैंने, राइट ऑफ करना है मैंने सर, जबकि ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर एक्सपेंस बुक कर चुका हूं उसके अगेंस्ट कितने का, इसके बावजूद मैं पूरा एक्सपेंस फिर बुक करूंगा, कितना सर, 8 रुपए का। और अकाउंट रिसीवेबल, अब प्रोविजन नहीं, अब अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ कितने से। अब सुनो सुनो, अब दूसरे साल का एंड आ चुका है, मेरी बुक्स में एक अकाउंट बना हुआ है, एक अकाउंट बना हुआ है किसका, अकाउंट रिसीवेबल का। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 100, मजीद सेल्स हुई कितने से, कैश कलेक्ट हुआ कितना, 92, राइट ऑफ कर दिया आपने कितना, 8। इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। ऐसे ही है, एक मेरे पास आ रहा है प्रोविजन, कितने का जी, ओपनिंग आ रहा है 10 का। अब सुनो, एंड पे रिसीवेबल कितने पड़े हुए, अब आपसे एंड पे एक्चुअली कहेगा हमारा ख्याल है इसमें से 18 रुपए बैड हो जाएंगे, इसमें से 18 रुपए बैड हो जाएंगे, इसका मतलब है वी नीड अ क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ 18 रुपए, ऐसा। अब बताओ मैं मजीद बैड डेट्स कितना बुक करूं, अब बताओ मैं एक और एंट्री पास करूंगा, किसकी, बैडेड एक्सपेंस डेबिट कितने से, 8 से, प्रोविजन क्रेडिट कितने से। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ इस साल आपने कितने रुपए का बैडेड एक्सपेंस बुक किया, मैं कहूंगा 8 रुपए का एक्सपेंस ये बुक किया और 8 रुपए का एक्सपेंस ये बुक किया, कितना, 16 रुपए का, कितने, 16 रुपए का। अच्छा काम करूं उसको 19 कर दूं ताकि ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम 19 कर देते हैं, ठीक है। 19 कर दिया तो ये एंट्री कितने से पास होगी, 9 से।
अब मेरा एक सवाल है सर, बताओ आपने ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए का बैडेड एक्सपेंस बुक किया है? 8 रुपए का एक बुक किया और 9 रुपए का एक बुक किया, ऐसा? टोटल एक्सपेंस मैंने कितने का बुक किया? टोटल एक्सपेंस मैंने कितने का बुक किया? 27 नहीं बल्कि 17। 8 और 9 17 होते हैं ना, 27 कहां से होगा यार? 17। अब मुझे बताओ सर राइट ऑफ कितने का किया? इसी में से 8 का राइट ऑफ है। तो एग्जाम में आपसे वो कहेगा जी ड्यूरिंग द पीरियड हमने 17 रुपए का प्रोविजन बनाया या 17 रुपए का बैडेड एक्सपेंस बुक किया। एक्सपेंस में कितनी चीजें शामिल है? प्रोविजन और अच्छा, और फिर वो कहेगा जनाब हमने इसमें से 8 रुपए का क्या किया है? राइट ऑफ किया है। अच्छा मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस आपने कितने का बुक किया इस साल? 17 रुपए का। राइट ऑफ कितने का किया? एफबीआर कितने अलाउ करेगा इसमें से? और अकाउंटिंग में कितना बुक होगा? अब बताओ एक्सपेंस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक राइट ऑफ और एक चेंज इन प्रोविजन। क्या चीज? राइट ऑफ और चेंज इन प्रोविजन। प्रोविजन कितना था ओपनिंग? क्लोजिंग कितना है? व्हाट इफ के वो कहता है जी हमें क्लोजिंग में 5 रुपए का प्रोविजन चाहिए, 5 रुपए का प्रोविजन रिवर्स कर देते, इनकम आ जाती। तो सर हमारा टोटल एक्सपेंस हमेशा किसके बराबर होगा? राइट ऑफ प्लस चेंज इन प्रोविजन। चेंज इन प्रोविजन से फर्दर एक्सपेंस भी आ सकता है और इनकम भी आ सकती है, ऐसा? फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एफबीआर सिर्फ 8 अलाउ करेगा। बताएं सर बैड डेट्स का टोटल एक्सपेंस किन दो चीजों के बराबर है? राइट ऑफ प्लस माइनस चेंज इन प्रोविजन। प्रोविजन बढ़ेगा एक्सपेंस आ जाएगा, प्रोविजन कम होगा इनकम आ जाएगी। मुझे बताओ हमारे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितने का आ रहा है? 17 का। तो इसका मतलब अकाउंटिंग में कितने का एक्सपेंस आया होगा? 17 का। टैक्स वाला कितने का मान अलाउ करेगा? 8 का। मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्स वाला 8 का एक्सपेंस अलाउ कर रहा है और अकाउंटिंग में 5 रुपए का एक्सपेंस आ रहा हो सकता है प्रोविजन रिवर्स हो जाए सर, इनकम आ जाएगी और राइट ऑफ उसमें एड लेस करोगे तो अकाउंटिंग का नेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टैक्स वाला क्या करेगा? याद रखना इन दो चीजों को अल्लाह के वास्ते अलग रखना। किन दो चीजों को? जो राइट ऑफ हो रहा है वो एब्सोल्यूट नंबर होगा और आपने चेंज इन प्रोविजन को बिल्कुल अलग रखना है। किस चीज को एफबीआर और आप दोनों मानते हो? राइट ऑफ को। और चेंज इन प्रोविजन नहीं मानता सर, एफबीआर नहीं मानता। ठीक है जी, चेंज इन प्रोविजन कभी इनकम होगी कभी एक्सपेंस होगा। तो जब राइट ऑफ और चेंज इन प्रोविजन को मिलाओगे तो सर बैडेड एक्सपेंस बनेगा। बैडेड एक्सपेंस बाज़ औक़ात राइट ऑफ से ज्यादा होगा, बाज़ औक़ात राइट ऑफ से कम होगा। अब देखो पेपर में देता है कि बैडेड एक्सपेंस है 5 रुपए का, राइट ऑफ किए हमने, क्या किए? एग्जामिनर कहता है बैडेड एक्सपेंस इज 3 ब्रैकेट में लिखता है इंक्लूडिंग 7 रुपए रिटर्न ऑफ। अब लोग कंफ्यूज हैं, 3 में 7 रुपए कैसे घुसे हुए? वो भाई 3 का एक्सपेंस है विच इंक्लूड्स 2 थिंग्स। क्या चीज? राइट ऑफ एंड चेंज इन प्रोविजन में इनकम बुक की होगी आपने। ठीक है जी। राइट ऑफ कितने का है? आप बताओ सर अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस कितने का बन रहा है? 3 का बन रहा है। और टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस कितने का बन रहा है? अब बताओ ये याद रखोगे कि बैडेड एक्सपेंस जो अकाउंटिंग के हिसाब से उसमें 2 चीजें कौन सी? राइट ऑफ और चेंज इन प्रोविजन। और अकाउंटिंग जो टैक्स के हिसाब से वो सिर्फ क्या है? अच्छा दोनों में से कोई भी ज्यादा और कम हो सकता है। मे बी सर अकाउंटिंग के अंदर राइट ऑफ और बैड डेट्स जो प्रोविजन का इंक्रीज है दोनों एक्सपेंस हो, तो अकाउंटिंग में एक्सपेंस ज्यादा आ रहा हो टैक्स में कम आ रहा हो। मे बी ये भी पॉसिबल है कि अकाउंटिंग के अंदर जो है वो बैड डेट्स का जो प्रोविजन है वो रिवर्स हो रहा हो, उसकी वजह से क्या आ रही हो? इनकम आ रही हो, ऐसा? मुझे बताओ क्लोजिंग प्रोविजन क्या देख के बनाया जाता है? रिमेनिंग रिसीवेबल्स देख के बनाया जाता है। पक्का ये बात समझ आती है जी? हाँ बना किसमें? हाँ हाँ भाई देखो मुझे बताओ बैडेड एक्सपेंस अकाउंटिंग के लिहाज से वो भी बैडेड एक्सपेंस है जो राइट ऑफ हो गया और वो भी बैडेड एक्सपेंस है जो क्या है? एक्सपेक्टेड है कि राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। देखो हमारे पास IFRS 9 अगर तुम लोग ने अभी तो खैर इतना नहीं पढ़ा, IFRS 9 ये कहते हैं कि जनाब एक्सपेक्टेड लॉसेस बुक करो। आप क्या बुक करो? एक्सपेक्टेड लॉसेस। एक्चुअल लॉसेस नहीं बुक करो। तो हमने एक्सपेक्टेड लॉसेस भी बुक कर लिए और जहां एक्चुअल हुआ क्या किया हमने? सो बुक कर लिया हमने। और सर जहां पर आपको देखो प्रोविजन हमने यूज करना है किसके लिए? सिर्फ एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, और वो भी किसके? एग्जिस्टिंग रिसीवेबल के लिए। जो राइट ऑफ हुआ वो कौन सा रिसीवेबल था? पुराना वाला जो खत्म हो गया, जो बाकी रह गए उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनता है। अब लोग इसको पढ़ाते हैं इतना बुरे तरीके से, इतना बुरे तरीके से इसको पढ़ाते हैं कि बच्चे को कभी भी प्रोविजन का और बैड डेट्स का आइडिया ही नहीं होता। बैड डेट्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, जो पास्ट रिसीवेबल्स हैं उसके अगेंस्ट राइट ऑफ है और जो रिमेनिंग रिसीवेबल है व्हिच विल बी कलेक्टेड इन फ्यूचर उसके अगेंस्ट क्या है? प्रोविजन है। ठीक है जी। तो प्रोविजन बाज़ औक़ात आपने ज्यादा बुक किया होता है, रिसीवेबल साल के एंड में कम रह जाते हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ता है। बाज़ औक़ात रिसीवेबल साल के एंड में बढ़ जाते हैं तो आपको प्रोविजन को क्या करना पड़ता है?
बढ़ाना पड़ता है। बाज़ औक़ात सर अच्छे लोग आ जाते हैं आपके पास, तो आपको प्रोविजन को कम करना पड़ता है। बाज़ औक़ात टोटल वगैरह आ जाता है, तो आपको प्रोविजन को बढ़ाना पड़ता है। सर वो आपने इंडिपेंडेंट रखना है और जो राइट ऑफ है उसको इंडिपेंडेंट रखना है, ठीक है जी। लेकिन दोनों को मिला के आपके लिए क्या बनेगा? अकाउंटिंग का एक्सपेंस बनेगा बैड डेट्स, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, ठीक है। नहीं 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 यार, टोटली जिसने भी पढ़ा है ना, आपके कॉन्सेप्ट को ऐसे रखा है एक जगह पे और तेल लगा के ना फुल आग लगा दी, ठीक है जी। असल में मसला ये कि एक किताब से एक टीचर ने पढ़ा, उसने वही चिपका दी। अब याद रखना, रिसीवल जो राइट ऑफ हो गया ना, वो गुजरा हुआ रिसीवल है। प्रोविजन हमेशा बनता है सर आउटस्टैंडिंग रिसीवल्स के अगेंस्ट, और याद रखना प्रोविजन एडजस्ट होता है सिर्फ रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। आप ये देखते हो मेरे कितने रिसीवल्स रह गए और उनमें से कितने एक्सपेक्टेड है कि बैड हो जाएंगे, ठीक है जी। राइट ऑफ और प्रोविजन का कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे यहाँ टीचर ये करते हैं कि जी एक प्रोविजन बना दिया, आप अज्यूम करो राइट ऑफ हो गया तो इसी में से निकाल दो। नहीं, वो प्रोविजन आपने एडजस्ट करने के लिए रखा है, ठीक है जी। हैं, लिख लो लिख लो लिख लो भाई, क्या आपके बैडेड एक्सपेंस के दो कंपोनेंट है। क्या है जनाब? अकाउंटिंग का बैडेड एक्सपेंस के दो कंपोनेंट्स है। क्या चीज? देखो एक चीज याद रखना बेटा, अभी तुमने थोड़े टाइम बाद जाके किसी बैंक पे IFRS 9 का ये मॉडल, जो एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल या अप्लाई होते हुए देख लोगे, वहां जाके अगर चवल मार देना आप लोगों ने कि प्रोविजन को एडजस्ट कर दो राइट ऑफ की वजह से, तो पहले तुम्हारा मुंह देखेगा और कहेगा यार ये किससे पढ़ाया तुम। राइट ऑफ तो वो रिसीवेबल है जो आपने राइट के खत्म कर दिए, उसका प्रोविजन से ताल्लुक। प्रोविजन हमेशा किसके लिए यूज होगा? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स के लिए। अच्छा सर, हमारा ओपनिंग प्रोविजन पुराने रिसीवेबल्स के अगेंस्ट था, क्लोजिंग रिफ्लेक्ट करना चाहिए किसके अगेंस्ट? हाजिर के अगेंस्ट। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे या तो प्रोविजन बढ़ रहा होगा या रिवर्स हो रहा होगा, वहां एडजस्ट हो जाएगी सारी चीज, ठीक है जी। तो बैडेड एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है और चेंज इन प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, किसी का सवाल है? हो गया जी। अच्छा मुझे बताओ, ये हमेशा क्या होगा? एक एक्सपेंस होगा। ये कभी एक्सपेंस भी हो सकता है। इसमें FBR सहमत है, इसको FBR मानता ही नहीं है, ठीक है जी। एक अटेम्प्ट में ऐसा किया FBR उसने, ICAP के एग्जामिनर ने दिया बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 7 रुपए और बैड डेट एक्सपेंस 3 रुपए, तो लोगों ने 10 रुपए मिला के ऐड किए, वो चढ़ा दिया उसको वहां पे, जहां ये भाई कह रहा था कोहली भाई को जो है वो। जी थोड़ा बढ़ा करके ऊपर कर दें प्लीज, कॉपी करना, बस यहां से छाप लो, ज्यादा नहीं छापो। नहीं बेटा, ऐसा कोई एंट्री पास नहीं होती, प्रोविजन डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। असल में आप लोगों के जिन टीचरों से आपने पढ़ा, उसने एनडीए की किताब से एक चीज उठाई और पढ़ के सुना दी, ठीक है जी। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि ये चीजें एनडीए की किताबों में इस तरह लिखी हुई। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलो ना। ए लेवल्स में तो बेटा आज भी रिवैल्यूएशन मॉडल चलता है डेप्रिसिएशन के लिए। मैंने ए लेवल्स को पढ़ाना शुरू किया, उसमें एक चीज लिखी थी, रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने कहा ये कौन सा मॉडल है? उससे कहा हर साल के एंड पे आप एसेट को रिवैल्यू करो, जो अमाउंट ऊपर नीचे होगी वो डेप्रिसिएशन है। भाई मैंने किताब में देखा आपके, मैंने अभी ओ लेवल्स को पढ़ा रहा था, मैंने कहा ये कौन सा मेथड है भाई? ओ लेवल में पढ़ाया जाता है, बोनस पहले दिया जाता है किससे? शेयर प्रीमियम से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी दिन मेरा ईमान उठ गया था। असल में उसके कोर्स को चेंज करने में ना पता नहीं क्यों इनकी वो नेग्लिजेंस है, अभी तक उसका कोर्स चेंज नहीं किया ना। हाँ किसके अंदर? देखो मसला ये कि IFRS 9 जो है ना, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की सारी अकाउंटिंग है। मसला सारा ये कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो नीचे इंट्रो पढ़ाने वाला टीचर या FR 1 पढ़ाने वाले टीचर को IFRS 9 की इम्पेयरमेंट की नॉलेज नहीं है।
ठीक है, वो देखता है एनडीए की किताब से, पढ़ा देता है और सही अपने हिसाब से सही करता है बंदा। ठीक है जी, उसकी वजह ये है कि उसको जिस लेवल पे पढ़ाना है उसके लिए इतनी डिटेल में जरूरत नहीं है। देखो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है आईएफआरएस 15 में, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल की इंपेयरमेंट बुक होती है किसमें? आईएफआरएस 9 में। ठीक है जी, स्क्रॉल डाउन। जी, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जब छुट्टी होगी तो 6:30। ऐसा है, बोला ना ऐसा ही। अच्छा जी, आईएफआरएस 9 कोर्स में है, बड़े आगे हम दोस्त। नहीं, एक सवाल देना है मेरे को। कॉपी कर रहे हो अभी तक क्या? यार जल्दी जल्दी कर लो यार जानू। नेक्स्ट क्लास में ये नहीं नहीं, क्या हो गया? 32 क्लासों में है, ये 32 भी जल्दी खत्म हो गया था। नहीं नहीं, कैफ का तो दूर दूर तक, कैफ तो बिल्कुल ही हलवा पूरी है। मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बच्चे बेचारे ना, मैंने एम्पेयरमेंट का मॉडल पढ़ाना कब शुरू किया इसमें, ये एम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है जी, अब ये देखो, ये है आईएफआरएस 9 का एम्पेयरमेंट मॉडल। इस एम्पेयरमेंट मॉडल में एक चीज आ रही है, कौन सा? अकाउंट रिसीवेबल, ये डील यहाँ पे हो रहा है। फिर लीज रिसीवेबल, यानी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज जिसको आप कहते हैं, वो यहाँ डील होता है। बाकी आईएफआरएस 9 के अपने एसेट्स भी यहाँ डील होते हैं। यानी अकाउंट रिसीवेबल की इंपेयरमेंट आप कहाँ पढ़ोगे? आईएफआरएस 9 में जाके पढ़ोगे। ठीक है जी, अब ये वो है जनाब, सारा हिसाब किताब, फुल मॉडल कौन सा है, ये क्या जी? सीएसपी, क्यूमुलेटिव सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, सीडीपी, क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, पीडीपी, पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, एलजीडी, लॉस गिवन डिफॉल्ट। तो ये भी आगे जाके आपने पढ़ना है मेरा बच्चा। एलपीजी, जो बंदा पर्चे बनाता है वो फाइनल के भी पर्चे बनाता है। ठीक है, उस बंदे को बेड डेट्स का और राइट ऑफ का इसी तरह का आइडिया जिस तरह हमारा। ठीक, सुकून से तसल्ली से आप इस पे जाएं, और जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, जिस तरह उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट को आग लगाई है, आप अब उस कॉन्सेप्ट को आग लगा रहे। ठीक है जी, हैं? पढ़ा ही नहीं है, जबरदस्त, बेहतरीन यार, ये ऐसे लोग चाहिए। कह रहे जो पढ़ा वो याद ही नहीं है सर, जो आप पढ़ा दें वही हो जाएगा बस, है? आइए नहीं पढ़ा, अच्छा चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। थोड़ा सा ऊपर करूं? जी, तुम लिख लिया, बढ़ जाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन करने के लिए, और इस क्वेश्चन में मतलब अभी तक हमने जितनी चीजें कवर की है ना, सब एक साथ आ रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो बोरिंग कॉस्ट होती है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जो एसेट में कैपिटलाइज होती है? ना ना, बोरिंग कॉस्ट जो हम एसेट में डाल चुके हैं, तो वो तो अकाउंटिंग में एक्सपेंस ही बुक नहीं हुआ। वेरी गुड सर, वो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में बुक हो जाएगा। जबकि टैक्स वाले की नजर में जो डे 1 पे आपने बोरिंग कॉस्ट पे की है, वो इमीडिएटली एक्सपेंस के तौर पे बुक हो जाएगी। तो ये टेम्पररी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है?
सीधी सी बात है, टेम्परेरी डिफरेंस है। क्यों? एफबीआर कह रहा है जिस दिन आपने सूद पे किया उसी दिन एक्सपेंस क्लेम कर लो। अकाउंटिंग वाला कहता नहीं, इसको एसेट में कैपिटलाइज करो, 5 सालों में एक्सपेंस आउट करो। तो इवेंचुअली दोनों में एक्सपेंस की अमाउंट क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब है सर शुरू में एफबीआर, मैंने सर जाके सूद पे किया ना, एफबीआर कह रहा है एक्सपेंस क्लेम कर लो। मैंने कहा सर वो अकाउंटिंग में तो मैंने उसको कैपिटलाइज कर दिया है, कैपिटलाइज किया तो मैं डेप्रिशिएट करूंगा ऐसा ऐसा इसको। उसने कहा वो आपका अपना मसला है। तो मुझे बताओ सर, क्या दोनों स्ट्रीम्स में, अकाउंटिंग और टैक्स में, बोरोइंग कॉस्ट का पूरा पूरा एक्सपेंस बुक हो जाएगा? हाँ, एक में इमीडिएटली बुक हो जाएगा और एक के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 5 years से 10 years ये बुक होगा, ऐसा। अब ये चीज जहन में रखना मेरे बच्चों, और इस सवाल को सॉल्व करना। अच्छा सवाल है, शाबाश। अच्छा, एक चीज और बताओ, मैंने ना एक सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाले को चमाटे भी मारी, मुझ पे लग गई 5 लाख की पेनल्टी। मैंने आके कंपनी के एक्सपेंसेस में डाल दिया 5 लाख की पेनल्टी। एफबीआर ने बुलाया, यार ये क्या है? मैंने कहा पुलिस वाले को चमाटे मारी है तो मैंने 5 लाख दिया, अब इसमें काम करें 30% आप मिला दें। कहेगा वाह यार वाह, है। तो किसी लीगल नॉन कंप्लायंस को एफबीआर अलाउ एक्सपेंस के तौर पर। लेकिन अगर सर मेरी और मेरे सप्लायर का झगड़ा हुआ आपस में, 2 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी लगी है, तो स्टैंडर्ड कहता है ये अब आपका, लॉ कहता है ये अब आपका नॉर्मल बिजनेस फीचर है। मिसाल के तौर पर सर, मैंने एक बंदे को डिलीवरी लेट पहुंचाई गुड्स की, उससे मुझे पेनल्टी लगा दी, ये एक्सपेंस के तौर पर अलाउड है। लेकिन किसी लीगल रिक्वायरमेंट की आपने नॉन कंप्लायंस की, उस पर पेनल्टी लगी, वो अलाउड नहीं है। ऐसा अब पढ़ो इस सवाल को। ये कह रहे जी अकाउंटिंग प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2009 अमाउंटेड टू ₹4.500550। ठीक है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 6 लाख, 1,25,000 लोअर देन टैक्स। आई कैप के एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है, हर जगह पे ये काम करता है। ये एक्सपेंस इतना ज्यादा था, वो एक्सपेंस उतना कम था। मुझे बता सकते हो टैक्स एक्सपेंस कितना होगा? हैं? $45,000 परमानेंट डिफरेंस। एफबीआर कभी नहीं मानेगा इसको। एंड पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये अलाउड है, इसका कुछ भी नहीं करना। ये अकाउंटिंग में भी एक्सपेंस है, टैक्स में भी एक्सपेंस, ठीक है। फिर ये कह रहे ग्रेचुटी पेड ड्यूरिंग द पीरियड 1 लाख और ग्रेचुटी अक्रूड 2.5 लाख। आपने एक्सपेंस 2.5 लाख का बुक किया और पेमेंट 1 लाख की, ठीक है जी। 2.5 लाख रुपए एड बैक करके 1 लाख लेस कर देना। कैपिटल गेन 75,600 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, परमानेंट डिफरेंस। अब सुनना, बड़े गौर से सुनना। डिविडेंड रिसीव्ड 1,24,250 इज इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटेड अबव, ठीक है जी, इज इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटेड अबव अकॉर्डिंगली टैक्स रेट इज 10%। अब बताओ ये एग्जेम्प्ट है या ये टैक्सेबल है? मेरा सवाल है और सुनना। डेप्रिसिएशन पर टैक्स इन्वेस्टर खुद जाके जमा कराता है या कट के आता है? जब डिविडेंड रिसीव होता है उस पे एफबीआर टैक्स, ये जो टैक्स होता है वो कट के आया होता है, कट के आता है। वेरी गुड सर। यहाँ लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड, इसका मतलब ये 1,24,250 रुपए इज इफेक्टिवली 90%। इसमें से टैक्स क्या हो चुका है? कट चुका है, ठीक है। जो वो कह रहे हैं जनाब हमने इसको इनकम में अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया। अकॉर्डिंगली का मतलब हमने इसको ग्रॉस करके एडजस्ट किया, नेट करके। चलो आप इसको मैं खुद करा रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पे देखो दोस्त, प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो। नहीं नहीं ऑफ नहीं होगा भाई, मैं जो सोच के आऊँ करा के जाऊंगा, ठीक है। सर मेरे बच्चों प्लीज बात सुनो। सर मुझे एक बात बता, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है कितने का? कितने का जी? ऐसा सर, मैं कुछ चीजें इसमें ऐड कर रहा हूँ, कुछ चीजें इसमें से मैं लेस कर रहा हूँ सर। सबसे पहली चीज उठाओ सर,
अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 6 लाख का है, टैक्स वाले का डेप्रिसिएशन 7,25,000 है। तो मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर रहा हूं, टैक्स डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर रहा हूं, कितना जी 6 लाख। और अच्छा, मेरा एक बड़ा बेसिक सवाल है, किस में डेप्रिसिएशन ज्यादा है? तो इसका मतलब है टैक्स का प्रॉफिट कम होगा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सर 1,25,000 पे मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बनेगा कितना? 37,500 पक्का। चलो जी, उसके बाद सर दूसरा इंफॉर्मेशन, सर पेनल्टी है 45,000 की, ये डिसअलाउड है। तो मैं इसको सिंपली ऐड बैक कर रहा हूं, डिसअलाउड पेनल्टी कितने की? 45,000 की। ठीक है जी, इसको मैं लगा रहा हूं स्टार। सो मैंने एंड में देखना, इसमें मैंने डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करना, क्यों? परमानेंट डिफरेंस है सर। फिर इसके बाद एक और पेनल्टी आ रही है 12,500 की, इस पे कुछ भी नहीं करना, क्यों? ये अकाउंटिंग की नजर में भी एक्सपेंस है और टैक्स वाले की नजर में भी एक्सपेंस है, तो ये दोनों जगह पे एक्सपेंस है, तो उसमें कोई बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं। फिर ग्रेचुटी 1 लाख की है, पे की आपने, और 2.5 लाख रुपए की अक्रू की है। तो सर दो ट्रीटमेंट से क्या हम ग्रेचुटी एक्सपेंस एड बैक कर दें, और 2.5 लाख है ना, और ग्रेचुटी पेड कितने की? 1 लाख। अब मुझे बताओ सर, अकाउंटिंग में एक्सपेंस ज्यादा है, 2.5 लाख है, टैक्स में एक्सपेंस कम है, तो अकाउंटिंग में अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम और टैक्स का प्रॉफिट, तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, एक डिडक्टेबल डिफरेंस है कितने का? डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम कितने की? 45,000। इनकम को मैं नेगेटिव में रख रहा हूं, ऐसा। फिर प्यारे बच्चों, ये भी डन, ये भी डन। कैपिटल गेन 75,600 का एग्जेम्प्ट हटा रहा हूं मैं यहां से, नहीं मानता एफबीआर इसको। कैपिटल गेन कितने का? इसको भी मैं लगा रहा हूं स्टार। ठीक है जी, इस पर कोई डेबिट टैक्स बुक नहीं हो रहा, क्यों? परमानेंट डिफरेंस है। फिर जी डिविडेंड इनकम 1,24,250, 1,24,250 इज 90% ऑफ आर डिविडेंड इनकम। कितना? 138,055 पक्का। यह है हमारी डिविडेंड इनकम, असल डिविडेंड इनकम। ये नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं हो रही है, किस रेट से टैक्स हो रही है? रिड्यूस रेट से। तो इसको यहां से हटा दो, बाद में इसको देखते हैं कि इसका करना क्या है। डिविडेंड इनकम कितने से? 138,550, इस पे भी स्टार बना दो, 055 है। याद रखिएगा, ये एक ऐसी इनकम है जिसपे नॉर्मल टैक्स अप्लाई नहीं होता, रिड्यूस रेट से अप्लाई होता। बाद में देखते हैं इसको, ठीक है जी, लेकिन उसको डायरेक्ट बना के मैंने रख दिया। अब आगे बढ़ो। फिर जी सर हमारे पास बेड डेट्स आ रहा है 75 का, पूरा पूरा बेड डेट्स ऐड कर दो। अज्यूम करो कि एफबीआर मानता ही नहीं है, कितने से? और अब जो इसमें से मानता है वो लेस कर दो, कितना? अब बताओ मेरे पास सर किस में एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है? सर मेरे पास अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है। टैक्स में एक्सपेंस कम है, तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है। टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा होता है, टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा होता है मनुष्यों, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होती है कितने की? 10,500। बस नहीं सर, एक और चीज रह गई है। 40,000 रुपए का इंटरेस्ट है जिसको अकाउंटिंग वाले ने कर दिया कैपिटलाइज। मुझे पता है इस प्रॉफिट में ये इंटरेस्ट शामिल है? नहीं है ना शामिल, क्यों शामिल नहीं है? सर कैपिटलाइज हो गया तो अकाउंटिंग के प्रॉफिट में तो नेट नहीं हुआ हुआ, टैक्स वाला कह रहा है नेट करो इसको। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना?
ये 45,600 है। तो यार ये किस नशेड़ी ने मेरे को बताया था? चल ये कितना था बेटा, ये कितना था चंदा प्यारे? 320। अच्छा अब बताएं सर, ये 40,000 है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये अकाउंटिंग की नजर में एक्सपेंस नहीं है, टैक्स की नजर में एक्सपेंस है। तो टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट। अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, डिफरेंस टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी कितना, खलास, टोटल करो उसको। सही कह रहा है लड़का? नेगेटिव यानी इनकम, डेफर्ड टैक्स इनकम, ऐसा। अब जरा लगे हाथ हो, इसका भी क्रियाक्रम करें। देखो लास्ट एडजस्टमेंट में दोबारा समझा देता हूँ। एक इंटरेस्ट अमाउंट है 40,000 रुपए का, वो हमने एक्सपेंस आउट करने की जगह कैपिटलाइज कर दिया। एफबीआर कह रहे कैपिटलाइज वगैरह क्या होता है? मेरी नजर में तो सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस ही है, तो अकाउंटिंग वाले की नजर में एक्सपेंस अभी नहीं बना, बाद में बनेगा जब एसेट डेप्रिशिएट होगा। टैक्स वाले की नजर में ये इमीडिएटली एक्सपेंस बन गया। तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में सर इसको एक्सपेंस हमने माना नहीं था, अब हमने माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग की नजर में एक्सपेंस नहीं है, टैक्स वाले की नजर में एक्सपेंस है, तो टैक्स का प्रॉफिट कम। ठीक है जी, बड़े मांगे दोस्त। बेड डेट्स वाला छठी दफा बता देता हूँ, ये 12,000 नहीं है बेड डेट्स बेटा, ये वाला है 10,320 है। अकाउंटिंग वाले की नजर में पूरा 75,000 रुपए का बेड डेट एक्सपेंस एक्सपेंस है। टैक्स वाले की नजर में बेड डेट सिर्फ वो एक्सपेंस है जो राइट ऑफ हुआ है। ठीक है जी, बड़े मांगे दोस्त। ये कितना आ रहा है टोटल? 4351। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर इस पे मैं क्या बुक कर लूं 30% के हिसाब से? अब देखो प्रेजेंटेशन देखो इसकी, प्रेजेंटेशन देखो इसकी। करंट टैक्स एक्सपेंस एट स्टैंडर्ड रेट्स कितना? 5003795। सही कह रहे लड़का? तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 13 पक्का? अब करंट टैक्स एक्सपेंस एट 10%, डिविडेंड इनकम कितनी है? 138055 मल्टीप्लाई बाय 10%। 13806। एड अप करो इन दोनों। 1319। एक मैजिकल फिगर आ गया सर, ये क्या है सर मेरा? नेट करंट टैक्स एक्सपेंस, ऐसा यही है बाबू। अच्छा अब हम बनाने जा रहे हैं रिकॉन। रिकॉन बोर्ड पे देखो जी सर, TOAP, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, किस प्रॉफिट पर टैक्स लगाना है आपने? लगाओ जरा 30%। 1350165, बेहतरीन हो गए लड़के। अच्छा जी, हमारा करंट टैक्स कितना प्यारे भाई? 1319193। और हमारा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना है सर? डेफर्ड टैक्स इनकम है सर कितनी? 58 नेट। कितना? 13
पक्का? अच्छा, अब ऊपर से मैच नहीं कर रहा, ऊपर अब हमने क्या करनी है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले जो आपने ये सितारे जहां जहां मारे हुए ना, ये देख लें। डिसअलाउड एक्सपेंसेस सर 45,000 रुपए का, तो मैं कह सकता हूं सर डिडक्शन ऑन डिसअलाउड एक्सपेंसेस कितने के, 45,000 का 30% लो, 45,000 का 30% कितना, 13,000। फिर सर टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम 75,600 का 30% कितना, 22,680। पक्का? सही कह रहे लड़का? और सर डिविडेंड पे इस अमाउंट में पूरे 30% पे टैक्स शामिल है, जबकि डिविडेंड पे करंट टैक्स सिर्फ 10% के हिसाब से आया, तो हमें 20% हटाने पड़ेंगे ऊपर से। तो मैं कह सकता हूं सर डिविडेंड कितना, 138055 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना, 27,600। अब बताओ ये क्या आ रहा है सर टोटल, वन 1,317। अरे यार ये तो गलत हो गया। नहीं बेटा बिल्कुल सही किया हमने, और ये 1 रुपए से आउट है। कौन से वाले का, तो बैलेंस तो ये भी हो गया। एक रुपए के लिए मतलब क्लास में झगड़ा चल रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा आउट कहां से हो गया भाई। देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट में प्यारे बच्चों 3-4 एडजस्टमेंट्स आपने करनी है, मैं इसको छठी दफा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी एग्जाम्प्ट इनकम है अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा है उसमें एग्जाम्प्ट इनकम पे भी टैक्स शामिल है, हटा दो उसको वहां से, क्योंकि नीचे ना आपने उस पर करंट टैक्स बुक किया ना डेफर्ड टैक्स बुक किया, और टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट में एग्जाम्प्ट इनकम पे टैक्स शामिल है, उसको हटा दो ताकि बैलेंस हो जाए। और याद रखिएगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस पे डिडक्शन शामिल है। अगर किसी एक्सपेंस को एफबीआर डिसअलाउ कर रहा है तो सर आप उसको ऐड बैक कर दें, एडजस्ट कर दें, ताकि आपका टैक्स बढ़ जाए, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, ये दो ही काम मैंने किए सर। डिविडेंड पे नीचे मैंने 10% पे टैक्स लिया है, ऊपर सर मैंने 30% पे टैक्स ले लिया है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। पक्का जी? आज सेकंड क्लास में हम अच्छे खासे आगे आ चुके हैं। ठीक है जी, और बहुत सारे पास पेपर्स अब आप कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करने आप। ठीक है, पहले मैं आपको बैलेंस शीट अप्रोच कराऊंगा, उसके बाद फिर हमने पास पेपर्स खोलने। और सब 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 मैंने पहले देखो, पहले मैं थोड़ा वो जमा कर लूँ ना कॉन्सेप्ट्स, फिर मुझे फॉर्मेट बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो फॉर्मेट आपने एग्जाम में फॉलो करना है। अभी तो हम चला रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फॉलो आपने फॉर्मेट करना है। डेफर्ड टैक्स का सवाल अगर आता है ना, 18 नंबर का सवाल भी हार्डली 20 मिनट का नहीं होता। ठीक है जी, और अगर नहीं आता, आज मुझे सुबह एक बच्चे ने ऐसी बात बोली, मुझे यकीन करो मेरा दिल किया कि यार मारना वारना ना टीचर को अलाउ होना चाहिए। ठीक है जी, और लाते हैं ऐसी जगह पे हमारे, मुझे कहता है मैंने सर कॉस्टिंग के पेपर में 45 मार्क्स लिए, शुरू का 1 घंटा मैंने 9 नंबर का सवाल था, 7 नंबर का ब्रेक इवन का, उस पे लगा दिया। 1 घंटा 7 नंबर के सवाल पे लगा रहा है, और जंगली किस ऑर्गन से सोचता है तू? एक घंटा लगा दिया। उसने कहा सर वो बस करते करते मैंने टाइम नहीं देखा। अल्लाह के बंदों, देखो एक सवाल के शुरू के मार्क्स लेना आसान है, लेकिन उस सवाल में पढ़ जाना और फिर लगातार पढ़े रहना, ये ना पागल। यार हर जगह बताता हूँ, लेकिन एक बंदे में इतना खुद तो सेंस होना चाहिए कि यार 1 घंटा 7 नंबर के सवाल पे आप जाया कर।
चलो खैर खैर कोई मसला नहीं। चलो जी बढ़े हम आगे दोस्त, एक स्टेप। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं ना तुम लोग की? अच्छा चलो ठीक है, चलो छुट्टी करो, अल्लाह तुम लोग हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच जी।